सारी दुनिया जानती है अब्दुल्ला साहब अब्दुल्ला फैमिली के बहुत ही ज़्यादा हमदर्द और दोस्त हैं। और आज जो उन्होंने बात कही कि फारूक साहब ने कहा कि मुझे बीजेपी वालों ने क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, इतनी फौज लगाने की क्या ज़रूरत थी कश्मीर में। अगर मुझसे मशवरा किया होता तो मैं असेंबली के जरिए 370 ख़त्म करने में उनकी मदद करता। ये अब्दुल्ला साहब ने किसी बग़ज़ यजीद नहीं कहा, फारूक साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहा, बल्कि हमदर्दी की वजह से कहा, क्योंकि वो चाहते हैं किसी तरीके से फारूक साहब और बीजेपी के रिश्ते हमवार हो जाएं। और बीजेपी ये जो फारूक साहब है ही शुड बी इन द गुड बुक्स ऑफ बीजेपी, ताकि आपस में ये मिलके चलें। तो जो आप उमर साहब कहते हैं, मुफ्ती साहब, वो बड़ी छोटी छोटी बातें कही उन्होंने, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। 370 के लिए फारूक साहब का ये कहना है कि मैं बीजेपी की मदद करने के लिए तैयार था, वो भी असेंबली के जरिए, ये बहुत बड़ा मसला है। इस मसले पे फारूक साहब को, लोगों को सफाई देनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ये उस बात की तरफ इशारा करते हैं कि 3 अगस्त को फारूक साहब और उमर साहब प्राइम मिनिस्टर के पास क्या कर रहे थे। स्टेटहुड बीजेपी का नैरेटिव है जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉलो कर रही है। स्टेटहुड तो प्राइम मिनिस्टर की और होम मिनिस्टर की कमिटमेंट है, जो नहीं है वो 370 है, जिसके बारे में हमें उम्मीद थी कि 50 मेंबर लेके वो बात करेंगे, पर वो तो बात क्या, वो तो इसका नाम नहीं सुनना चाहते 370 का नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। सबसे बड़ा इल्जाम बीजेपी पे क्या है कि वो 370, हाँ, और पीडीपी वो जमात है जिसने बीजेपी के हाथ 3 साल बांध दिए जब हम सरकार में थे। क्या उन्होंने 370 को हाथ लगाया? नहीं, मुझे बताइए, हाथ लगाया? अगर पीडीपी ने उनका साथ दिया होता तब तो अभी भी मैं वजीर आला होती, मुझे तो कोई छू नहीं सकता था। जो माफिया है माइनिंग का, उसको चलाया जा रहा है क्योंकि उससे हफ्ता लिया जा रहा है। अगर लीगल माइनिंग को चलने दिया जाए किसी कंट्रोल तरीके से तो आपको रॉयल्टी मिलती है, मगर जो लीगल माइनिंग को उसकी क्लियरेंस को बंद करके जो यहाँ के लोकल्स करना चाहते हैं और तरीके से करना चाहते हैं जिससे सरकार को रॉयल्टी मिल सकती है, उसको बंद करके इलीगल माइनिंग को पूरी इजाज़त दी है, पूरी छूट है। मैं नाम नहीं लेना चाहती उन पॉलिटिशियंस का या उस लीडर का जिसके रिश्तेदार इसमें इन्वॉल्व है, जो इलीगल माइनिंग का इस वक्त हफ्ता वसूल करते हैं और उसको खुली छूट दी गई है। और वो ब्लैकमेल भी करते हैं कि भाई आप हमारा इतना दे दो तो हम आपको माइनिंग करने देंगे। तो मेरी वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि आप इस चीज़ को देख लीजिए कि इससे आपकी सरकार की भी बदनामी होती है। क्योंकि ये तो हाउस चलाना सबसे पहला काम सरकार का है, वो भी जब आपके पास 50 एमएलए हों। अपोजिशन में तो एक तरफ से बीजेपी और तो हमारे 3 एमएलए। अगर इन्होंने जो हमने कहा था वक्त रेजोल्यूशन लाइए कि हम वक्त अमेंडमेंट एक्ट को नहीं मानते हैं, वो 5 मिनट का काम था, उसके बाद हाउस ठीक तरह से चलता। मगर चूंकि ये नहीं चाहते थे, ना वो रेजोल्यूशन आए और ना वो 3 बिल्स आए, चाहे वो डेली वेजेस की थी, चाहे वो लैंड राइट्स की थी, चाहे वो कोई अल्कोहल बैन की बिल थी, वो नहीं चाहते थे ये आ जाए। तो इसलिए उन्होंने हाउस में इतना शोर मचाया। स्पीकर आपका है। कुछ दिन पहले आपने देखा रामबन में बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई जाने गई, अभी कई लोग जो हैं लापता है, हमें मालूम नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो एमएलएज हैं असेंबली में, बहुत ही आज भी मेरे ख्याल में कहीं धरना चल रहा है डेली वेजर्स का। तो हमारे असेंबली मेंबर्स ने 3 बहुत ही अहम बिल लाए थे, जिसमें एक तो डेली वेजेस को रेगुलराइज करने का, जिसमें मेरे वक्त में काफ़ी पेशरफ्त हुआ था। हमने बायोमेट्रिक सबका कराया था और उसके बाद 520 हमने लाया था, उसमें एक एसआरओ कि इनको रेगुलराइज करने का, पर चूँकि सरकार साथी में गिर गई और वो नहीं कर सके, तो अब हमने बिल लाया जिसको गवर्नर साहब ने ओके भी किया, मगर बदकिस्मती से सरकार ने उसको असेंबली में लाने नहीं दिया। बड़ा शोर शराबा, ड्रामा ड्रूमा चलता रहा। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि आप इन डेली वेजेस को जल्द से जल्द रेगुलराइज कर सके, क्योंकि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, पीएचई हो, आरएनबी हो, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन हो, हेल्थ हो, आरएनबी हो, जितने भी डिपार्टमेंट है वो डेली वेजेस के बलबूते पे चलते हैं और ये बेचारे जो हैं फाका कशी की हालत में जिंदा है।
अब 20-25 साल से ये काम करें, उनके हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, तो इनको जल्द से जल्द रेगुलराइज किया जाए। दूसरा हमने बिल लाया था कि आपको पता है पूरे मुल्क में इस वक्त बुलडोज़र का बड़ा फैशन चला हुआ है, और यहाँ भी वो शुरुआत हो गई थी, मगर किसी वजह से थोड़ा बहुत रुक गए। जब हम भी दिल्ली गए, पार्लियामेंट के सामने धरना वरना दिया, मगर अब फिर कहीं ना कहीं लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। मैंने सुना बटंडी में भी और कश्मीर में भी। तो हमारी एक बिल लाई थी हमने कि जो जहाँ रहता है सरकारी ज़मीन पे, खासकर गरीब लोग हैं, गरीबों के स्कूल हैं, तो उसको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। इस बिल को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ओके किया था, पर इस बिल को भी डिस्कशन में नहीं लाया गया। इसके अलावा हमने बहुत अहम रेजोल्यूशन लाए थे। एक तो ये हमने लाया था कि इलीगल माइनिंग, एक तो इलीगल माइनिंग के लिए हमने ये कहा था कि जो माइनिंग है उसको रेगुलराइज किया जाए। मगर मैंने सुना है कि अभी जिन्होंने ऑक्शन पे माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए थे, जिन्होंने तमाम जो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स थी पूरी करने के बावजूद उनको क्लियरेंस नहीं मिल गई है, उनको बंद किया गया है। और हमने एक रेजोल्यूशन ये भी लाया था कि वन टाइम माफ़ी मिलनी चाहिए जो गरीब लोग हैं बिजली फीस। किसी के जो 2000 आने थे या 1500 महीने का था, तो उनकी लाखों में ऐसी बिजली फीस है, कमर टूट गई है लोगों की। हालांकि सरकार ने कहा था हम फ्री बिजली 200 यूनिट देंगे, वो तो नहीं दिए, मगर जो बिजली फीस है हमने रेजोल्यूशन लाया था इसको वन टाइम माफ़ी देना चाहिए, पर उसको भी नहीं उठाया। इसका एक वजह जो मुझे नज़र आती है, एक तो ऊपर वाले की वजह से है, मगर कहीं ना कहीं जो हम ये पहाड़ों की चीर फाड़ करते हैं, जंगलों को बेतहाशा काटते हैं, उसको बिना सोचे समझे जो हम वातावरण के साथ उसका एक हिसाब से सोचिए कि तबाही मचाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये लैंडस्लाइड्स वगैरह आ रही हैं। ये भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। और जो राहुल जी का ये कि पार्लियामेंट इलेक्शन और असेंबली के इलेक्शन के बीच में लाखों वोटर्स बढ़ गए वहां पर, तो ये तो जानने वाली बात है। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया गवर्नर्स को लेके, वक्फ को लेके, तो सारी बीजेपी उन पे टूट पड़ी। यानी जो सुप्रीम कोर्ट जैसा इंस्टीट्यूशन है उसको भी अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन, ये तो इन्हीं के चुने हुए लोग हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो बड़ी आसान बात है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हो, उनको अंडरमाइन करने की कोशिश करते हो, वक्फ जजमेंट को, वक्फ में जो उनने किया इंटरव्यू उसको लेके, या जो गवर्नर्स को लेके, जब आपके लोग वो निशिकांत दुबे या दूसरे लोग इस तरह, और आपके वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब इस तरह खुली तरह से सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हो, इसका मतलब ही है कि जो इस वक्त की सरकार है वो सारे इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करके अपने नीचे पांव के नीचे रखना चाहती है, ताकि वो इनका गलत इस्तेमाल करे। और राहुल जी की जो बात है उसमें दम बनता है। प्रोफेसर लियाकत, मैंने ऑलरेडी उसके बारे में आपको जैसे खुद ही कहा, मैंने बात की और मुझे खुशी है उसमें एक्शन हुआ, एक इंक्वायरी हुई, क्योंकि ये जो दूर दराज इलाके हैं इनमें जब इस किस्म के हादसे होते हैं, पिटाई होती, तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब मैंने इसके ऊपर ट्वीट किया तो मुझे खुशी है कि आर्मी ने उसमें तुरंत एक्शन लिया और FIR भी दर्ज हुई। यहाँ से जाके माल मवेशी लेके जाएंगे और मुझे फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे, मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल हम देखते हैं पिछले कुछ महीने से ट्राइबल्स का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे आपने वो बधाल में क्या हो गया, कितने लोग मरे, 17 लोग वहाँ बच्चे जिसमें थे वो मारे गए, अभी तक पता नहीं चल गया, मर गए वो। इसी तरह कठुआ में क्या हुआ, मखनदीन का, इसी तरह अभी कुलगाम में पता नहीं चलता है वो दरिया में डूब गए, क्या हो गया। तो इस किस्म के अभी ये जो प्रोफेसर को, लियाकत को, उसकी पिटाई, उसका खून निकाला, तो ये हादसा हो रहे हैं ट्राइबल्स के साथ। तो मैं उम्मीद करती थी कि अब यहाँ सरकार बनी है, पॉपुलर सरकार बनी, आपका मेंबर पार्लियामेंट भी ट्राइबल से है, आपका ट्राइबल मिनिस्टर भी ट्राइबल से है, तो उसके बावजूद भी अगर इनके इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं होंगे तो फिर कब होगा।